अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। पनामा लीक्स पर शोर मचाने वाले अपने गिरेबान में भी झांकें। सरे पैलेस की मिल्कियत से पीपल्स पार्टी क़यादत बार बार इनकार करती रही, जबकि नवाज शरीफ ने अपने लंदन में असासे कभी नहीं छुपाए। विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार का सेनेट में अपोजिशन लीडर एतजाज एहसन को जवाब। उधर कौमी असेंबली में आज भी पनामा लीक्स पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने रहे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात इंट्रा पार्टी इख्तलाफात में बदल गए। नजरियाती ग्रुप के यूनिटी ग्रुप पर पैसे की सियासत को फरोग देने और पार्टी हाईजैक करने के इल्जामात के बाद तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी। हमने रायविंड मार्च की तहरीक चलानी है, उसके इख्तिताम तक इलेक्शन मुलतवी कर दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में आने और एमक्यूएम से जाने वालों का सिलसिला जारी। एक ही दिन में काफ लीग की साबिक एमपीए एमक्यूएम में शामिल, तो दूसरी जानिब एमक्यूएम के स्टूडेंट विंग एपीएमएसओ के 2 सीनियर रहनुमा मुतअद्दिद कारकुनों के साथ एमक्यूएम छोड़ पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो गए। नाज़रीन, पनामा लीक्स के बाद पाकिस्तान में बनती सियासी सूरत हाल, अपोजिशन क्या किसी एक लाहे अमल पर मुत्तफिक होगी या महज इल्जामात का सिलसिला जारी रखेगी, इस पर कुछ बात करेंगे इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पनामा लीक्स के बाद पाकिस्तान में मचने वाले सियासी शोर में हमें हर गुजरते दिन के साथ बज़ाहिर इजाफा होता दिखाई दे रहा है। आज पार्लियामान जो जॉइंट सेशन था उसमें भी हमें इसकी एक झलक दिखाई दी, जहां कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब ने ये मुतालबा किया कि उन्हें पनामा लीक्स के मामले पर बहस की इजाज़त दी जाए। स्पीकर कौमी असेंबली सादिक साहब इस मामले में इब्तदा में कुछ लीतो लाल का शिकार नजर आए, लेकिन बाद में हमने सेनेट में अपोजिशन लीडर चौधरी एतजाज साहब को बहरहाल इस पर इजहार राय करते देखा। उन्होंने शरीफ खानदान पर तनकीद की, खुसूसन लंदन में शरीफ खानदान के फ्लैट्स के हवाले से। उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान के ऊपर टैक्स एवेजन का इल्ज़ाम है। इसका जवाबी रद्दअमल हमें वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब से कुछ देर पहले मिला, जिस वक्त उन्होंने ये कहा कि शरीफ खानदान पर या हुकूमत पर तनकीद करने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें। उन्होंने मिसाल के तौर पर सरे महल का मामला उठाया कि जब यह मंजर आम पर आया था तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इब्तिदा में इसकी मिल्कियत से इनकार किया था। साथ ही उन्होंने पीपल्स पार्टी को याद दिलाया कि इन्हीं पनामा लीक्स में उनके एक सेनेटर की से मंसूब उनकी मिल्कियत के हवाले से 34 ऑफशोर कंपनियों का तस्करा भी मौजूद है। और अगर बात यहाँ तक पहुँचना काफ़ी नहीं थी तो अब से कुछ देर कबल हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को सुना, जिन्होंने ऐलान किया कि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक वो रायविंड तहरीक अपने इख्तिताम तक नहीं पहुँच जाती। रायविंड तहरीक का लाहे अमल होगा क्या, इसके हवाले से उन्होंने कहा कि इसका ऐलान 24 अप्रैल को F9 पार्क में होने वाले तहरीक इंसाफ के यौम तासीस के मौके पर जो तकरीब होगी उसी में किया जाएगा। वो तकरीब जिसके हवाले से चौधरी निसार साहब ने आज ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसकी तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं दी जाएगी। सो बुनियादी सवाल हमारे सामने ये है कि पनामा लीक्स के बाद बनने वाली सूरत हाल में क्या अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला ही हमारे सामने रहेगा, या इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए अपोजिशन हमें किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक होती भी दिखाई देगी। खुसूसन तहरीक इंसाफ अगर एक तहरीक का ऐलान कर रही है तो पीपल्स पार्टी क्या इस हवाले से तहरीक इंसाफ की बी टीम बनेगी इस बार, या अपना कोई अलहदा लाहे अमल लेकर ही चलेगी। इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है। पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असेंबली हैं सीनियर रहनुमा नफीसा शाह साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं और स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकन कौमी असेंबली मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब। दोनों मेहमानों को खुश आमदीद और शुक्रिया। नफीसा साहब, आपसे अगर मैं आगाज़ करूँ, आज पार्लियामान में हमने देखा शरीफ खानदान के बुलंदन असासों पर तनकीद की एतजाज एहसन साहब ने, और फिर जवाबी भी उसका रद्दअमल आया चौधरी निसार साहब की जानिब से सरे महल का जिक्र करते हुए। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांक ले। इस ऑफेंसिव डिफेंस पर चौधरी साहब के आप क्या तबसरा करेंगी? देखिए, मैं क्या तबसरा करूं, पीपल्स पार्टी के गिरेबान में झांकने की तो दूर, पीपल्स पार्टी का गिरेबान जो है वो आप तारीख देख लें तो कभी एहतसाबुर रहमान की सूरत में, कभी नैब, कभी FIA, इस वक्त भी हमारे चेयरमैन साहब के कई सारे केसेस हैं, को चेयरमैन साहब के नैब में अंदर
फिर आप सो मोटो नोटिस भी हमारे ऊपर ही लिए जाते हैं पिछले 5 साल, और ये 3 साल इस हुकूमत ने हुक्मरानी कम की है, और पीपल्स पार्टी की करप्शन के किस्से जो भी इनसे सवाल पूछे तो वो हमें और अब ये एक चीज़ एक्सपोज हुई है कि जितने ये लोग अशराफिया बन रहे हैं उतने हैं नहीं। इशू सिर्फ ये है, बहुत क्लियर कट इशू है कि पीपल्स पार्टी ने एक बहुत लॉजिकल मुतालबा किया है। हमने ये नहीं कहा कि इंस्टेंटली भाई गो नवाज गो, हमने कहा है कि आप एक क्रेडिबल तहकीक कराएं। और अगर हुकूमत ये कह रही है, खुद वजीर आजम कह रहे हैं कि मैं अपने आप को पेश कर रहा हूं अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, तो आप क्रेडिबल फोरम्स के ऊपर क्यों नहीं जाना चाह रहे कि आपके जो नंबर्स हैं वो मैच नहीं कर रहे। आप जो चीज़ बात कर रहे हैं, आपके बेटे कुछ और बात कर रहे हैं, आप कुछ और बात कर रही हैं, बीबी साहिबा आपकी जो साहबजादी हैं वो कुछ और बात कर रही हैं, तो आपके नंबर्स खुद और आपकी स्टेटमेंट्स मैच नहीं कर रही हैं। हुक्मरानी इस वक्त आपके पास है, इनकम्बेंसी आपके पास है, ओथ्स आपने लिए हैं, ऑफिस में आप हैं, तो जवाबदेह भी आप ही होंगे। कौम आपसे सवाल पूछ रही है, बहैसियत ऑपोजिशन बहुत रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा कर रहे हैं, और हम जो आपसे लॉजिकल सवाल पूछ रहे हैं, इस लॉजिकल सवाल के जवाब में वहां से भी एक लॉजिकल सवाल आता है। वो सरे महल से मुतल्लिक है, वो रहमान मलिक साहब से मुतल्लिक है, जिनका नाम बहरहाल इन लीक्स में मौजूद है। तो फिर इल्जाम का जवाब, देखिए हुकूमत के पास इस वक्त हजारों चैनल्स हैं जो वो यूज इस वक्त भी कर रही है, माजी में भी उन्होंने यूज किए हैं। कब PMLN नून की हुकूमत ने कब पीपल्स पार्टी के ऊपर इस किस्म के इल्जामात, इंक्वायरीज, नैब्स, FIAs जो है वो नहीं मुसलत किया करे? कब और इस वक्त नहीं है कोई पीपल्स पार्टी अंडर इन्वेस्टिगेशन? कौन सा हमारा मिनिस्टर, कौन सा MNA अंडर इन्वेस्टिगेशन नहीं है? करे। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट में आप हैं, सारे जो है वजीर आजम आप हैं, तो लोग तो आपसे इस वक्त सवाल पूछेंगे। जिनके ऊपर आप इल्जामात लगा रहे हैं, इस वक्त हम लोग उनमें से कोई ऑफिसेज में नहीं है, शहीद मोहतरमा हयात नहीं है, तो आप बेशक आपके पास सब टूल्स मौजूद हैं। इस वक्त इनके पास जो है हर टूल मौजूद है, नैब है, FI, और क्या आप इन 3 सालों में कोई इन्होंने कसर छोड़ी है? तो ये इशू नहीं है इस वक्त, क्योंकि ये अपने आप को अशराफिया बनाते फिर रहे हैं, तो ये अशराफिया नहीं है। ये चीज साबित हो गई कि अशराफिया नहीं है। राजा साहब, आप हुकूमत में हैं, टूल्स सारे आपके इस्तेमाल में हैं, लेकिन टूल्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा, जवाबी इल्जामात लगा रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वाई हो क्या नहीं हो रहा है? सब टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं पर्टिकुलरली पनामा लीक्स के बाद की बात, मैं जरा अगर अर्ज कर लूं, फिर आप अपनी बारी पे बात कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि असल मसला जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बात की, ये तो बड़ी रीजनेबल बात है ना, लेकिन आप अंदाजे गुफ्तगू अगर एतजाज़ एहसन साहब का जाके अदालत में वहाँ पे सुने, सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह से वो गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से वो बाकी पीछे बैठे हुए मेंबरान को मुखातिब करके कहते हैं कि तुम ये कर रहे हो, तुम नंबर बना रहे हो, मतलब आपने अगर बात करनी है आप स्पीकर से बात कर लें। जहाँ से ये सारी बात शुरू हुई, जहाँ से फिर चौधरी निसार साहब को आके जवाब देना पड़ा कि भाई देखें, जो मुझे तो लग रहा है कि एतजाज़ एहसन साहब पीपल्स पार्टी को डुबोएंगे, क्योंकि एतजाज़ एहसन साहब की हिस्ट्री है। आप अगर उसकी हिस्ट्री को निकाल के देख लें तो एतजाज़ एहसन साहब ने के ऊपर मोहतरमा ने खुद भी अदम एतमाद का इजहार किया मुख्तलिफ मौक़ों पे, और वही अगर इनके स्पोक्स पर्सन बन के पार्टी की वहाँ पे देखिए, खुर्शीद शाह साहब ने बात की, जो बात मोहतरमा कर रही हैं, मेरी बहन कर रही हैं बड़ी, ये बात बिल्कुल हम तो कहते हैं आराम से बैठ के करें, कमेटी बन जाएगी और एतजाज़ एहसन साहब की जाती जंग बना दें। बड़ा मामला है ना पनामा लीक्स का मामला। ये पनामा लीक्स का मामला जो जिस तरह देखें, जो आज जो निसार साहब ने बात की है, ये तो सिर्फ और सिर्फ जो एतजाज़ एहसन साहब ने जिस तरीके से आज असेंबली में मुखातिब होके सब लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, ये किया वो किया, तो हमने सिर्फ एतजाज़ एहसन साहब को बताया। और एतजाज़ देखें, पनामा लीक्स के बीच में पीपल्स पार्टी भी है। अब गो कि हम ये कह रहे हैं कि आप हुकूमत में बैठे हुए, आप हुकूमत में थे तभी आपके स्कैंडल्स बने ना, उससे पहले तो नहीं बने। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये सारी चीजें कमीशन के आगे आ जाएं, बजाय कि हम पार्लियामेंट में बैठ के इसके ऊपर बहस करें, एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां करते रहें। पेपर ट्रेल वहां पे बन जाएगा। रहमान मलिक साहब भी जाए, वो तो 200-250 लोग जिनका भी पनामा लीक्स में नाम है, सारे के सारे आएंगे। ऑपोजिशन एक पेज पर नहीं दिखाई दे रही, सो इसका फायदा हो रहा है हुकूमत को, डिवाइडेड ओपिनियन टाइम बाय कर रही है हुकूमत इससे। ये तो एक बात है कि पीपल्स पार्टी ने जो हमारे
بھائی اس بارے میں مجھ سے بہتر میری یہ بڑی بہن بتا سکیں گی کہ وہاں پر ہوا کیا، کہ جب عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا کہ جی استعفے ہونے چاہیے، تو انہوں نے ابھی یہ بات بھی کی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ شروع میں یہ گورنمنٹ جو ہے یا پرائم منسٹر سے ہم ریزائن کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کمیشن بنے اور کمیشن تحقیقات کرے اور تحقیقات کرنے کے بعد جو نتائج نکلیں اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے کہ کیا ہونا ہے. یہ ان کا موقف تھا پیپلز پارٹی والے کا. اگر میں غلط ہوں تو مجھے یہ درست کر سکتی ہیں. جو تحریک انصاف کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ آپ استعفے دیں اور ہم استعفے کا مطالبہ کریں گے. یہاں پہ ان میں ڈفرنس آف اوپینین آ گیا. تو میں یہاں پہ بات یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے بیچ میں اگر یہاں پہ ماضی میں جس طریقے سے حکومتوں کو گرایا جاتا رہا ہے، مارشل لاء آتے رہے، تو اس طریقے سے اگر یہاں کے جو لوگ تھے جو یہاں پر وزیر اعظم کی فیملی تھے، جب ان کو پاکستان سے باہر نکالا جاتا تھا تو ظاہر ہے وہاں پہ 10-12 سال جب وہ رہیں گے تو وہاں پہ بزنس بھی کریں گے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ آج تو 50% آف دا بزنس گو کہ وہاں پہ انگلینڈ میں یہ جرم نہیں ہے، وہ آف شور کمپنیز کے تھرو ہوتا ہے. انگلینڈ میں، لنڈن میں جتنا بھی کام ہے بزنس ہے 50% مختصراً آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن مل کر پہلے طے کر لے اور حکومت اس پر چلنے کے لیے تیار ہے. لیکن کیوں اپوزیشن اتفاق نہیں کر پا رہی، ایک پیج پر نہیں آ پا رہی؟ آج خان صاحب کو ہم نے سنا، عمران خان صاحب کو بالکل غلط تاثر ہے. آپ کنٹینیو کر لیجئے. انہوں نے آج ایک رائیونٹ تحریک کا اعلان کیا ہے. پیپلز پارٹی نے کیا سوچا ہے اس حوالے سے؟ اپوزیشن جتنی بھی ہے اس کا اس جو منیمم ڈیمانڈ ہے، منیمم ہے یہ، اس کے آگے تو پیپلز پارٹی تو پہلا ون سٹیپ ایٹ اے ٹائم ہم چلتے ہیں نا. اگر میاں صاحب عمران خان صاحب اپنے سارے کارڈز کھول دیتے ہیں، ہم لوگ ون سٹیپ ایک پتہ ابھی ہم نے پھینکا ہے نا. ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پہلے تو ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں جو خود وزیر اعظم صاحب کا پروپوزل تھا کہ ایک ریٹائرڈ جج، اور کوئی بھی اس وقت ریٹائرڈ جج تیار بھی نہیں ہو رہا ان کے کمیشن کے انڈر آنے کے. تو ہمارا جو ڈیمانڈ ہے اور پوری اپوزیشن کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ انڈیپینڈنٹ تحقیق ہونی چاہیے، سرونگ سپریم کورٹ جج، لیکن اس کے انڈر آپ کے پاس وہ ٹولز ہوں، یعنی کہ آپ کے پاس انٹرنیشنل آڈٹ فرمز ہوں جو اس کی فورینزک آڈٹ کریں، جو پورا یہ جو پیسہ جہاں سے شروع ہوا ہے، جہاں تک پہنچا ہے، اس وقت کہاں ہے، کون سی بینکوں سے گزر کے آیا ہے، یہ ساری رپورٹ جو ہے وہ قوم کے آگے پیش ہو. ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ اس وقت منیمم ڈیمانڈ ہے. یہ ڈیمانڈ عمران خان کی بھی ہے، یہ ڈیمانڈ ہماری بھی ہے، یہ ڈیمانڈ کی بھی ہے، یہ پوری کی پوری اپوزیشن کی یہ ڈیمانڈ ہے. اگر پیپلز پارٹی کی حکمت عملی بہتر اور بقول آپ کے زیادہ مؤثر ہے تو حکومت سے جو جواب آ رہا ہے وہ صرف عمران خان صاحب اسپیسیفک کیوں ہے؟ عمران خان صاحب طے کر لیں FIA کا کون سا افسر لگنا ہے، عمران خان صاحب بتا دیں. اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ تو حکومت کے یہاں رجسٹر بھی نہیں ہو رہی. دیکھیں حکومت اس وقت بکھلاہٹ کا شکار ہے. آج اجلاس میں یہ اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں، اعتزاز صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی. انہوں نے جو ریکارڈ ہے جو میڈیا کے آگے پیش ہوا ہے، جو فورن جو جرنلز ہیں، فورن نیوز پیپرز ہیں، اس میں کوٹ ہوا ہے، صرف وہ انہوں نے حوالے دے کر کی. تو یہ بوکھلاہٹ کا شکار تھے. ان کے پاس اس وقت مجھے بتائیں کہ یہ اتنے ڈیفینسو پر کیوں ہیں. بہت ایک کلیئر کٹ ڈیمانڈ ہے، ایک بہت اگر ان کے پاس کچھ چھپانے کو نہیں ہے تو جو بیسک چیز ہر اپوزیشن اس کے اوپر اس منیمم ایجنڈا کے اوپر کنونسڈ ہے کہ ہمیں آپ انڈیپینڈنٹ تحقیق جو ہے جو سب کو قابل قبول ہو وہ کرائیں، تو اس پر آ جائیں. وہ زیادہ بحث ہی نہیں ہے اس میں. اور بحث کیا ہوگی اگر ہم لوگ اٹھا کے روز پریس کانفرنسز کریں اور یہ پھر الٹے ایسے جواب دیں کہ جس میں نہ قوم مطمئن ہوگی نہ اپوزیشن مطمئن ہوگی. بہت کلیئر کٹ ہمارا بہت ریزنیبل ڈیمانڈ ہے اور اس ڈیمانڈ پر ان کو آنا چاہیے. مختصر سی بات ان کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں جی، ایک تو بات ہے اگر آپ بحث کرنا چاہتے ہیں اسمبلی کے فلور کے اوپر ان تمام قانونی نقطوں پہ، یہ سیاسی ڈیبیٹ ہے لیکن اس کے لیگل کانسیکوینسز بھی ہیں اور اس میں لیگل پوزیشنز لی جا چکی ہیں. اعتزاز احسن صاحب وکیل ہیں، ان کو سپریم کورٹ کی وہ ساری ججمنٹس جا کے پڑھنی چاہیے. جرنلز تو پڑھ کے آ جاتے ہیں لیکن عدالتی فیصلے پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی. کیسے کنکلوڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر یہاں سے شروع کریں، 92 سے شروع کریں، چاہے
70 سے لے جائیں چاہے 1938 سے لے جائیں، تو اس فیملی کی اپنے بزنسز، اس کی ان کی فیکٹریز، ان کے جو سورس آف انکم ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ڈکلیئر ہیں، ان کا ٹریل موجود ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں کویسچن کی جاتی رہی ہیں مشرف کے دور میں. مشرف کو آپ کو پتا تھا کہ میاں نواز شریف کے اگینسٹ اس کو کوئی چیز بھی ملتی تھی تو وہ ایک ثبوت چھوٹا سا بھی اس کو مل جاتا تو اس نے تو بالکل ہمیں سزا دینا تھا اور ڈسکوالیفائی کرنا تھا. لیکن اس نے 2 سال فورینسک بھی لگائے، اس نے ایف آئی اے کو بھی انوالو کیا، اس نے نیب کے بیسٹ انویسٹیگیٹرز اڈاپٹ کیے، اس نے انٹرنیشنل انویسٹیگیٹرز انوالو کیے، اور ان کو بلنگ کی گئی نیب کی طرف سے کروڑوں روپے کی کہ آپ اوورسیز جائیں، اور وہ اوورسیز گئے، انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس کی، لیکن انہوں نے کچھ نہیں مل سکا. اور پھر وہی ریفرنسز جو ہیں جس میں میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی گئی، وہ سارے کے سارے سپریم کورٹ گئے اور وہاں سے کوش ہو گئے. اب میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ تو باتیں ساری ہم پہلے کر چکے ہیں، یہ چیزیں ہمیں آزما چکے ہیں آپ لوگ، تو آپ دوبارہ بھی آزمانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے کمیشن بن کے، نندی پور کمیشن بنا، اس کی رپورٹ انہوں نے قبول نہیں کی. جوڈیشل کمیشن بنا، آج بھی کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ہمیں اس کی رپورٹ جو ہے وہ دبے دبے الفاظ میں کہتے ہیں کہ توہین عدالت سے بچنے کے لیے دبے دبے الفاظ سے ابھی بھی باز نہیں آتے، تحریک انصاف والے بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی لوگ کہ دھاندلی نہیں ہوئی. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یار بنا لو کمیشن، اب تو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ بظاہر معاملہ اب ایک آدھ دن میں سمٹنے والا ہے نہیں پروگرام میں، لیکن اس کے لیے جو مختص بحث کا ٹائم تھا وہ ختم ہوا. رانجھا صاحب آپ کا، نفیسہ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اب یہ رائے رکھتی ہے کہ حکومت کو جس بھی حوالے سے آزمانا ہے، چاہے کمیشن کے سپرد کرنی ہے تحقیقات یا کوئی اور معاملہ، اپوزیشن کم از کم یک زبان ہو جائے. چودھری نثار صاحب آج بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آفر کرتے ہیں تحقیقات کی، اپوزیشن پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے. تو بظاہر یہ ہمیں گمان ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کے رویے سے حکومت کو اس معاملے میں بینیفٹ ملتا نظر آ رہا ہے. بہرحال تحریک انصاف نے آج انٹرا پارٹی انتخابات ملتوی کیے ہیں. وجہ انہوں نے دی ہے اس کی پیناما لیکس کے نتیجے میں رائے ونڈ تحریک مارچ کی. اب دھرنا پارٹ 2 ہے یا حقیقتاً ایک احتجاج ہے، یہ ہے کیا؟ تحریک انصاف سے پوچھیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے آج اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا، اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی رائے ونڈ مارچ تحریک، جو کہ حکومت کے حوالے سے، حکومت میں شامل اہم شخصیات کے پیناما لیکس میں نام آنے کے حوالے سے ایک تحریک کا انہوں نے اندیا دیتے ہوئے کہا کہ جب تک وہ تحریک مکمل نہیں ہوتی پارٹی میں انتخابات نہیں کروائے جائیں گے. لیکن ایک سوال اس وقت سر اٹھا رہا ہے کہ پارٹی انتخابات کو ملتوی کرنے کا حقیقتاً جو وجہ ہے وہ پیناما لیکس پر توجہ مرکوز رکھنا ہے تحریک انصاف کی جانب سے، یا وہ اختلافات ہیں جو ہمیں انٹرا پارٹی انتخابات کو لے کر تحریک انصاف کے اندر اٹھتے دکھائی دیے، جس کی تازہ ثبوت گزشتہ روز شاہ محمود قریشی صاحب کا وہ بیان ہے جس میں انہوں نے مخالف گروپ یعنی یونٹی گروپ پر الزامات لگائے کہ اس دھڑے نے پیسے کی سیاست کو فروغ دیا ہے، پارٹی کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں آج ہم نے جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کی جانب سے یہ اعلان سنا کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. ماجرا ہے کیا؟ سینئر رہنما تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی علوی صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. علوی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس سے پہلے کہ میں اس رائے ونڈ مارچ تحریک کے جانب جاؤں، یہ جو اختلافات نے سر اٹھایا انٹرا پارٹی انتخابات کے موقع پر، آپ کا سوال میں نے سن لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جمہوری پارٹیز کے اندر کسی اور پارٹی میں کوئی اختلافات جمہوریت کے اعتبار سے آتے نہیں آتے. آپ جمہوریت 250 سال پرانی ہے امریکہ کے اندر، وہاں آپ پرائمریز کے اندر جو کیفیت دیکھتے ہیں، مگر اس کے بعد جب اس سے گزر جاتے ہیں تو بل کلنٹن نے اوباما نے ہیلری کلنٹن کو ڈسپائٹ دا فائر ورکس ان دا پرائمریز اس نے اس کو اپنا سیکرٹری آف اسٹیٹ بنایا. تو دیکھیے جمہوریت کے اندر تو یہ معاملات ہوتے ہیں. جو ملتوی کیا وہ اس وجہ سے صرف کیا کہ بھئی یہ جو پاناما لیکس کا معاملہ ہے تو بڑا سیریس ہے. دس از اندر اپارچونٹی قوم کے پاس کہ ان معاملات کو دیکھا جائے. قوم واقف ہے، قوم اس بات کو اتفاق کرتی ہے. اسحاق ڈار صاحب اسمبلی میں کہہ چکے ہیں کہ ہی نوز کہ کریڈٹ سوئس کے اندر صرف $93 بلین آف پاکستانی منی ہے. میں قطع کلامی اس لیے کہ میں تھوڑا سا پہلے انٹرا پارٹی پہ، پھر میں نے پیناما کی جانب جانا ہے. یہ جو الزامات آ رہے ہیں جس کو بقول آپ کے جو جمہوریت کا حسن ہے، مجھے بتائیں یہ ویسے ہی کیوں معلوم ہو رہے ہیں جو جسٹس وجی صاحب جن کا حوالہ دے رہے تھے؟ وہی پیسے کا تذکرہ، وہی شخصیات کا تذکرہ، وہی عوامل ہیں جو اب بھی آڑے آ رہے ہیں. کسی اور پارٹی میں کوئی اختلافات اس طرح کے نہیں آتے. جب ہم انتخابات کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اختلافات آتے ہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس کے باوجود پارٹی انسسٹ کر رہی ہے انتخابات کے، اس کے باوجود
मैं समझता हूं कि जो पिछले इंतखाबात में पार्टी के इंतखाबात हुए थे उसमें हमारा मेन इलेक्शन के अंदर 2013 के अंदर बड़ा नुकसान हुआ। यानी जब मैं सेक्रेटरी जनरल था हमने इंतखाबात की शुरुआत की 2012 के जनवरी में और हमारे इंतखाबात मुकम्मल हुए 2013 के मार्च में। तो मैं जानता हूं कि ये जमहूरियत का साइकिल है जिसके अंदर पार्टी भी सीख रही है और पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेडिशनल इंतखाबात का डाल रही है, तो हमें उसकी कोई परेशानी नहीं। ये जो इल्जामात आ रहे हैं जैसे भी आ रहे हैं, ये पार्टी के अंदर इंतखाबात होंगे तो होंगे। अगर आपकी पार्टी के अंदर इंतखाबात नहीं होंगे तो अंदरूने खाना एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर की बुराई कर रहा होगा। अंदरूने खाना आपने सुनाया पार्टी भी अंदरूने खाना सारी पार्टीज के अंदर ग्रुप्स और होते हैं, वो बाहर नहीं आते। हम तो जमहूरियत के कायल हैं, लिहाजा वो आते हैं, तो इट डजंट बॉदर द पार्टी। ठीक है, आपने कहा पार्टी भी सीख रही है। अब आज खान साहब ने ये जो बताया कि जी वो ड्राइव एंड मार्च की तहरीक, तो तहरीक इंसाफ ने सोच लिया है कि इस मर्तबा धरने की जगह ये मार्च की इस्तेलाह इस्तेमाल होगी, एक बाकायदा तहरीक होगी। पार्टी ने ये सोच लिया है कि जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये बात एक्नॉलेज्ड है कि जी बहुत पैसा पाकिस्तानियों का बाहर है। इसहाक डार साहब ऑन पेपर ऑन द ग्राउंड मेरे सवाल के जवाब में नेशनल असेंबली में $200 बिलियन का फिगर दे चुके हैं। और आपके तवज्जो से मैं एक और बात करना चाहता हूं, हमें इस हुकूमत पर इस वजह से भरोसा नहीं है कि ये करेंगे कि इसहाक डार साहब ने कहा कि तो बड़ा सीरियस मामला है कि $200 बिलियन सिर्फ 7 स्विस बैंक में है। और उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये पैसा वापस आ गया तो पाकिस्तान का कर्जा अदा हो जाएगा। ये उन्होंने 10 मार्च 2014 के अंदर ये बात कही है असेंबली के अंदर। उन्होंने कहा ये कर्जा भी वापस हो जाएगा और पैसा बच जाएगा अगर ये वापस आए। स्विस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान इलिसिट अपना स्विस गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है, इलिसिट एसेट्स एक्ट, स्विस इलिसिट एसेट एक्ट 2010। उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि कोई हुकूमत, आप जरा गौर से सुन लीजिए, आर्टिकल 6 के अंदर उन्होंने कहा कि कोई हुकूमत हमें दरखास्त करे कि उसके लोगों के पैसा है, हम पैसा ब्लॉक करेंगे, फ्रीज करेंगे, एंड द ओनर्स ऑफ प्रूफ विल नॉट बी ऑन द गवर्नमेंट हु इज आस्क्ड, द ओनर्स ऑन प्रूफ विल बी ऑन द इंडिविजुअल्स टू प्रूव द फैक्ट कि ये पैसा जो है ये आपका जेन्युइन है। अच्छा, ये एक्ट 2010 का है। 2014 के अंदर वो मेरे सवाल के जवाब में ये बात कहते हैं, उसके बाद से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो पाकिस्तान के अंदर बेइंतहा करप्शन है। डीजी नैब ने ये कहा है कि 13 बिलियन ठीक है, रोजाना वापस आते हैं जरा मौजूदा सूरत हाल पर आइए। अलवी साहब, चौधरी निसार साहब कह रहे हैं खान साहब को उन्होंने ऑफर दी थी अपनी मर्जी का FIA अफसर का इंतखाब कर लें, तहकीकात कर लेते हैं। उन्होंने शुएब सडल साहब का नाम ले दिया, वो तो हाजिर सर्विस नहीं है। सो अब आपकी जवाबी डिमांड क्या है चौधरी निसार साहब से या हुकूमत वक्त से? हमारा जवाबी डिमांड पाकिस्तान की अवाम के एतबार से ये है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। कोई इदारा हुकूमत का, आपको मालूम है स्टेट बैंक के गवर्नर ने आज ये कह दिया कि जी नवाज शरीफ साहब का कोई ताल्लुक नहीं इन अकाउंट्स के साथ। यार व्हाट राइट डज ही हैव? यानी अभी तो पैनामा पेपर्स निकले ही नहीं है, उसने कौन से पैनामा पेपर्स निकाल कर तहकीक कर ली? मैं तो भरोसा कर रहा था कि स्टेट बैंक विल बी वन एजेंसी जो इस मनी ट्रेल को तलाश करेगा, जो फोरेंसिक्स करेगा। स्टेट बैंक का गवर्नर विदाउट एनी एविडेंस कम्स आउट विद अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। आप समझते हैं कि हम भरोसा कर सकेंगे? लिहाजा ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत मेजर इशू है। मैंने आज अपने वेबसाइट पर 7 पॉइंट्स डाले टर्म्स ऑफ रेफरेंस के, अगर मौका मिले तो उसको देख लीजिएगा। उसके अंदर वो पॉइंट जरूरी है कि कोई ऐसा कमीशन बने जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर बेनजीर। भुट्टो का कमीशन बना, $30 मिलियन हमने यूनाइटेड नेशंस को दिए, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऐसे थे कि उसमें से कुछ निकला ही नहीं। स्कॉटलैंड यार्ड आई, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये थे कि कुछ निकले ही नहीं। पाकिस्तान में दफन करने के लिए कमीशन को इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की दिस इज अ डिफाइनिंग मोमेंट पाकिस्तान की तारीख में। इसकी तहकीकात के एतबार से कौम को कन्विंस करना पड़ेगा कि किसका पैसा कैसे नहीं है। सारा आपको ट्रेस करना पड़ेगा कि क्या लीगल था, क्या इलीगल था, बाहर कैसे गया, बने कैसे पैसे। जब इनकम टैक्स 400 और 5-5 हजार रुपए दिए गए हैं इन 90 की दहाई के अंदर, तो वेल्थ कहां से बनी भाई? यानी अगर इंडस्ट्रीज बढ़ती गई, इंडस्ट्रीज का डिविडेंड नहीं मिला 5-5 हजार, तो वेयर डिड द वेल्थ कम फ्रॉम? तो बहुत सारी चीजें हैं जनाब जो बहुत शुक्रिया आरिफ अलवी साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक के। ये कह रहे थे कि हुकूमत को अवाम को कन्विंस करना पड़ेगा तहकीकात के हवाले से। बहरहाल उन्होंने तहकीकात के हवाले से किसी भी हुकूमती इदारे पर अदम एतमाद का इजहार किया है। एक मुख्तसर ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे कि मुस्तकिल विकेटें खोने वाली MQM में अब हमें बाज़ सियासी शख्सियात शमूलियत इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं। इस तरह MQM
क्या कोई कम बैक करने वाली है? आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। 3 मार्च से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उसके कारकुनान और रहनुमाओं के जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें अब उसका एक नया पहलू, उसका एक नया रुख हमें कुछ लोगों की MQM में शमूलियत की सूरत में नज़र आ रहा है, जिसकी एक मिसाल गुज़श्ता हफ्ते तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के हल्का NA 245 से उम्मीदवार अमजदुल्ला खान की तहरीक MQM में शमूलियत इंतखाब से 6 घंटे कबल, और फिर आज PMLQ की साबिक MPA अफशा इमरान की MQM में शमूलियत है। लेकिन आज ही के दिन MQM से उसके स्टूडेंट विंग APMSO से ताल्लुक़ रखने वाले 2 लीडरान का MQM से इनखला की सूरत में भी हमने एक वाक़या देखा। ये दोनों लीडरान MQM से इन्होंने राह अलहदा की, जुदा की, और मुस्तफ़ा कमाल पार्टी यानी जो नई पार्टी MQM के बाकी रहनुमाओं की तश्कील पाई है, पाक सरजमीन पार्टी, उसमें इन लोगों ने बाज़ कारकुनान समेत शमूलियत इख्तियार कर ली। सो MQM में जिन लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, एक बुनियादी सवाल MQM के लिए इस मौके पर यकीनन ये जन्म ले रहा है कि ये कैफियत क्या है। वो लीडरान, वो रहनुमा जो MQM से राह अलहदा कर रहे हैं, उसके नतीजे में पैदा होने वाला खला या खाली जगह को पुर करने की एक जस्तजू है, ये एक जवाबी वार है, या महज इसको MQM की जानिब से अपनी सियासी प्रेजेंस, सियासी क़ुव्वत का एक मुजाहिरा के तौर पर देखा जाए। और यकीनन इस मौके पर हमें यह भी देखना है कि ये शख्सियात जो इस वक्त MQM में शमूलियत इख्तियार कर ली हैं, चाहे अमजदुल्ला खान साहब हों या अफशा इमरान साहिबा हों, ये शख्सियात MQM को दे क्या पाएंगी, MQM में कंट्रीब्यूट क्या कर पाएंगी और किस सतह पर करेंगी। जो मॉरल सुपीरियॉरिटी है MQM को, यकीनन वो भी इस मौके पर इंश्योर करनी है। इंतखाब से कबल मुखालिफ जमात के उम्मीदवार को अपनी सफ़ों में शामिल कर लेना यकीनन अखलाकियात के हवाले से भी MQM के लिए सवालात को जन्म दे रहा है। इन तमाम चीज़ों को MQM को अपनी सियासत में मलहूज़ खातिर रखना होगा। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। कल आपके फिर हाजिर होंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।